हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस क्लासेस। आज से हम एंशंट हिस्ट्री के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। गवर्नमेंट एग्ज़ाम कोई भी हो, चाहे आईएएस हो, पीसीएस या कोई वनडे एग्ज़ाम हो, सभी के लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए हम आगे टाइम वेस्ट ना करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, इसका उद्भव ताम्रपाषाण काल में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी उत्तर क्षेत्र में हुआ था, जो वर्तमान में भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में अवस्थित है। इस काल की सभी संस्कृतियों में सिंधु सभ्यता सबसे विकसित, विस्तृत और उन्नत अवस्था में थी। इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? इसका नामकरण ऐसा क्यों हुआ? इसे हड़प्पा सभ्यता ही कहते हैं या किसी और नाम से भी इसे जानते हैं? इस सभ्यता की खोज सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल से हुई थी, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता का भौगोलिक विस्तार, जो हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार है, वो उत्तर में कश्मीर में मांडा से लेकर दक्षिण में देमाबाद, जो कि महाराष्ट्र तक, और पश्चिम में सूतकांगेडोर, जो कि पाकिस्तान में है, से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर, मेरठ तक था। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश का कुछ भाग और पाकिस्तान का सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ भाग शामिल हैं। इसका लंबाई में विस्तार उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर तक है। जो आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पर है हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार, जो कि उत्तर में कश्मीर में पांडा से लेकर दक्षिण में देमाबाद और पश्चिम में सूतकांगेडोर से लेकर आलमगीरपुर तक। ये क्वेश्चन अक्सर कई एग्ज़ामों में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार में सबसे उत्तरी कौन सा स्थान है, दक्षिणी और पूर्वी और पश्चिमी। इसीलिए इसे आप कश्मीर, मांडा, देमाबाद, महाराष्ट्र, सूतकांगेडोर और आलमगीरपुर इसे ध्यान से और अच्छे से याद रखेंगे। इसका भौगोलिक विस्तार जो कि लंबाई में है वो उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम में 1600 किलोमीटर तक है। ये जो हड़प्पा सभ्यता का पूरा क्षेत्र विस्तार है, जो कि पूरा फैला हुआ है, ये त्रिकोण आकार का है। इसे आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो यहाँ पर है फैला हुआ है पूरा, ये आपका मांडा है। ऊपर आप देख सकते हैं कि मांडे के लिए मांडा में है। और ये जो देखिए यहाँ पे आपका ये मांडा है और फिर ये यहाँ पे आपके देमाबाद है। फिर आप इधर आ सकते हैं, ये यहाँ सूतकांगेडोर है। अब ये देखिए आपका आलमगीरपुर है। ये सब कुछ है। ये आप इसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा फैला हुआ है और ये पूरा एक त्रिकोण दिखाता है, इसलिए इसे एक त्रिकोण बताते हैं कि ये त्रिकोण आकार का है। चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से थे। इसमें सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण स्थल जो कि सबसे पहले 1921 में खोजा गया था वो था हड़प्पा। हड़प्पा को सबसे पहले दयाराम साहनी जी ने खोजा था, जिसकी वर्तमान स्थिति है वो है पश्चिम का, जो कि आपके पश्चिमी पंजाब में, ठीक है। और ये आपके मोहनजोदड़ो है। ये मोहनजोदड़ो यहाँ से आप देख सकते हैं, आप मोहनजोदड़ो है वो सिंधु घाटी सिंधु नदी के किनारे पे है। इसे राखलदास बनर्जी ने, जो कि सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। चंदूगढ़ हो गया जो कि सिंधु नदी के तट पर है। कालीबंगा घग्गर के निकट के जो कि राजस्थान में है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है जो कि पंजाब भारत में है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है जो कि गुजरात भारत में है। और आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे पे है जो कि उत्तर प्रदेश भारत में है। बनवाली रंगोई नदी के किनारे है जो कि हरियाणा। और धोलावीरा गुजरात भारत में है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कि महत्वपूर्ण होता है आपका हड़प्पा। यहाँ पे हड़प्पा का पूछा गया है कई एग्ज़ाम्स, वनडे एग्ज़ाम्स में भी और पीसीएस में पूछा गया है हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो कौन से नदी के किनारे बसा है। चंदूगढ़ कौन से पे। कालीबंगा पूछा गया है कि ये भारत में किस स्थान पे है, तो ये आपका राजस्थान है। आपका रोपड़ पूछा गया है कि किस नदी के किनारे। लोथल भोगवा है। और आलमगीरपुर
और ये बनवाली, रंगोई, ये सब आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसलिए आप इनको याद ज़रूर रखें। ये सारी रिवर्स को आपको याद रखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम्स के लिए स्पेशली ये आपका पूछा जाता है, और ये आईएएस पीसीएस में भी अक्सर ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। जो सिंधु सभ्यता है, इसमें जो सबसे ज़्यादा जो फेमस थी, इसमें ये इसलिए फेमस थी कि जो इसकी नगर योजना है, नगर योजना के लिए ही ये, क्योंकि नगरीय सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसकी नगरीय योजना व्यवस्था थी। क्योंकि जो यहाँ पे जो सिंधु सभ्यता थी, यहाँ पे जो घर बनाए गए थे वो 2 मंजिले घर भी मिले हैं। जो यहाँ की सड़कें थी वो समकोण पे एक दूसरे को काटती थी, तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं ये अद्भुत नगर नियोजन था, जो उस समय पे भी बहुत अलग तरीके से बना हुआ था। इसके जो लगभग सभी नगर थे वो 2 भागों में विभक्त होते थे। पहला जो भाग था वो ऊंचा दुर्ग निर्मित होता, एक ऊंचा होता था, एक नीचा दुर्ग होता था। जो कि ऊंचा दुर्ग होता था वो उसमें शासक वर्ग निवास करता था तथा, और जो नीचे का भाग होता था वो सामान्य जनता के लिए होता था। जो इसलिए जो ऊपर वाले दुर्ग में तो शासक वर्ग रह लेता, और नीचे वाले जो भाग होता था उसमें सामान्य जनता निवास करती थी। सिंधु जो नगर थे उनमें साफ़ सफाई का बहुत ध्यान दिया जाता था। जो और वहाँ पे जल निकासी की व्यवस्था थी वो भी बहुत उत्तम और उच्च कोटि की थी। हर घर से एक नाली निकली हुई थी, उसे जो पानी को निकासी के लिए नाली बनाई गई थी, जो घर से निकलती थी और बाहर के एक बड़े नाले से जोड़ दी जाती थी। और वो बड़ी नाले जाके जो मौर्यन मेन होल बने हुए थे वहाँ उससे जुड़ जाती थी, जिनकी टाइम टाइम पर सफाई भी की जाती थी। और जो सड़कों और जो मोरियाँ होती थी, जो पानी जाता था जिसमें, उसके साक्ष्य हमें बनावली से प्राप्त हुए हैं। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये आपका यहाँ पे बनावली का, ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि बनावली कि इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ये आपके बनावली से मिले हैं। तो यहाँ पर एक जो मोहनजोदड़ो है वहाँ पे एक विशाल स्नानागार मिला है, जिसे सिंधु सभ्यता का अद्भुत निर्माण भी कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत आजकल के जैसे स्विमिंग पूल होता है ना, उसी तरह से एक स्नानागार बनाया गया था। इसके दोनों सिरों से नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। स्नानागार के बगल में कपड़े बदलने के लिए कक्ष थे। इसका फर्श पक्की ईंटों से निर्मित था। स्नानागार में पानी बड़े कुएं से आता था और पानी निकलने के लिए एक नाली थी। स्नानागार के चारों तरफ मंडर और कक्ष बने हुए थे। वो पूरा का पूरा ही इस तरह से बनाया हुआ था कि देखने से ही वो आज के टाइम के एक स्विमिंग पूल की तरह दिखता है, जिसके चारों तरफ एक अद्भुत चारों तरफ से रूम बने हुए हैं, पानी की निकासी, हर चीज़ की व्यवस्था थी। इस जो ये निर्माण है, इसका ये अनुमान लगाया जाता है कि जो इसका जो प्रयोग होता था ना, वो अक्सर ना धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता होगा, क्योंकि नॉर्मली तो सब लोग जाके नहाएंगे नहीं। तो वो जब कोई धार्मिक अनुष्ठान हुआ तो वहाँ पे ही जाके इसका स्नान किया जाता था। तो इसलिए यहाँ पे ये आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं सैंधवकालीन आर्थिक व्यवस्था। सैंधवकालीन आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, वहाँ के लोग अपना जीवन यापन करने के लिए कौन सी आर्थिक प्रक्रियाएं करते थे, वो आप यहाँ पर पढ़ेंगे। सैंधव नगरों के जो उत्कर्ष का जो प्रमुख कारण था ना, वहाँ का जो उन्नत कृषि थी और व्यापार, जो कि वो विदेशों से व्यापार किया करते थे। ये उनका सबसे आर्थिक गतिविधि थी, सबसे प्रमुख, जिसके कारण जो सैंधव सभ्यता थी वो उन्नत अवस्था में थी। कृषि उन्नत अवस्था के साथ ही यहाँ पे जो पशुपालन का कार्य था उसका भी विकास हुआ था। जो व्यापार के लिए यहाँ पर, लेकिन जो व्यापार होता था ना, जो विदेशों से व्यापार किया जाता था, जैसे बहरीन से होता था, फारस की खाड़ी से होता था, अफ़गानिस्तान से, ईरान से, कई जगह से इनका विदेशी व्यापार होता था, उसके लिए ये मुद्राएं यूज़ नहीं करते थे, ये वस्तु विनिमय का प्रयोग करते थे, क्योंकि उस टाइम पे मुद्राएं नहीं थी और नहीं हमें मुद्राओं का कोई साक्ष्य मिले ही नहीं है, इसलिए ये वस्तु विनिमय ही इसका प्रचलन का अनुमान लगाया जाता है। क्योंकि जो बहरीन, फारस की खाड़ी से कुछ हड़प्पा मोहरें प्राप्त हुई हैं, कुछ लोथल से भी हमें कुछ फारस और मेसोपोटामिया की मोहरें मिलती हैं, जिससे ये अनुमान लगाया गया है कि जो लेन देन होता था और व्यापार होता था हमारा, वो वस्तु विनिमय के आधार पर होता था, क्योंकि यही साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं।
तो अब आगे बढ़ते हैं सैंधवकालीन धार्मिक जीवन। वहाँ का धार्मिक जीवन, जो सैंधवकालीन लोग थे ना, वो मातृ सत्तात्मक थे। तो वो ज़्यादातर क्या करते थे, मातृ देवी के ही उपासक थे, क्योंकि वहाँ पे जो जो सैंधवकालीन थे ना, वो जो धार्मिक स्थलों की तो कोई प्राप्ति वहाँ पर नहीं हुई थी। तो वहाँ पे जो मुहरें थी, मणमूर्तियाँ थी, प्राकृतिक तत्व थे, इसी आधार पर ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो वो पूरा समाज था वो मातृ देवी का उपासक था। वहाँ पे एक मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मूर्ति भी मिली है, जिसके गर्भ से एक पौधा निकला हुआ दिखाया गया है, जिससे वो लगता है कि वो कोई मातृ देवी या उर्वरता की देवी थी, जिससे उसे सिंधवा जो वासी थे वो प्रकृति पूजक माने जाते हैं। इसलिए कहते हैं मोहनजोदड़ो था, उससे एक योगी की मुद्रा भी मिली है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका यहाँ पे बन जाता है। ये पे जो आपका मोहनजोदड़ो है कि यहाँ पे ये मोहनजोदड़ो से एक योगी की पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए मिले हैं। इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसके दाईं ओर को क्या है, दाईं ओर से चीता, हाथी, बाईं ओर गैंडा, भैंसा अंकित है, या इसको क्या कहा जाता है, पशुपति। तो यहाँ पे आप ये बहुत ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान में रखें। ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है ये पॉइंट कि मोहनजोदड़ो से हमें एक योगी की मुद्रा मिलती है, और उसके कौन कौन से पशु हैं ये भी आप अच्छे से ध्यान रखें। सैंधवकालीन सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, उनका जीवन कैसा था। जो सैंधवकालीन लोग थे वो मातृसत्तात्मक थे, और जो उनका जो सामाजिक व्यवस्था थी वो उसका मुख्य आधार परिवार ही था। जो हड़प्पावासी थे वो फैशन के प्रति बहुत जागरूक रहते थे। वो लोग आभूषण तो दो आदमी भी पहनते थे, औरत भी पहनती थी। जो बाल बनाते थे वो अलग तरीके से बनाए जाते हैं, क्योंकि हमने ये मूर्तियों में देखा है, इसी वजह से इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया गया है। जो महिलाएं थी वे सिंदूर लिपस्टिक का प्रयोग भी करती थी। और जो खाने की बात करें तो हम यहाँ देखते हैं कि जो सिंधववासी थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोजन करते थे, जैसे आज के टाइम में करते हैं। और जो सैंधववासी थे, जो हड़प्पाकालीन लोग थे, वो मनोरंजन और नृत्य के लिए से भी परिचित थे। वो सेलखड़ी की हमें जो गोटियाँ मिली हैं आजकल, वो ऐसा लगता है जैसे हम शतरंज खेलते हैं ना, उसके जो प्यादे होते हैं, उस तरह की हमें यहाँ पे गोटियाँ मिली हैं, जिससे हम ये अनुमान लगाते हैं कि उस टाइम पे भी लोग खेल के प्रति जागरूक थे। जो एक कच्छ की खाड़ी में एक गाँव है कुरन, वहाँ से 2 बड़े बड़े स्टेडियम मिले हैं, जिनसे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि वहाँ पे लोग खेल कूद के जैसे कार्यक्रम किए जाते होंगे। इसी वजह से लगता है कि सैंधववासी जो खेल में भी या मनोरंजन में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते होंगे। इसके साथ ही जो सैंधवकालीन लोग थे वहाँ के, जो वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी आगे बढ़ चुके थे, क्योंकि जो वहाँ पे धातु उद्योग था वो काफ़ी जाके डेवलप वो अवस्था में चला गया था। वहाँ पे जो लोग थे क्या नाम, तब तक सैंधव काल तक लोहा नहीं आया था, लोहे से लोग परिचित नहीं थे। उस टाइम पे तांबा और जो टीन था उन दोनों को मिला के कांसा बनाया जाता है। हड़प्पा सभ्यता को कालीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इस टाइम पे अब कांसा बनना शुरू हो गया था। जो मूर्ति बनाने के लिए उस टाइम पे द्रव्य मोम विधि का प्रयोग किया जाता था। एक सांचा होता था, उसमें डाल के बनाया जाता था, तो उसे एक द्रव्य मोम विधि बोला जाता है। द्रव्य मोम विधि से बनाया जाता था। सोना, चांदी, तांबा और कांसे का उन्हें ज्ञान था। और जो उस टाइम पे जो स्वास्तिक चिन्ह है, जो हम आज भी अपने हर शुभ कार्यों में सबसे पहले लगाते हैं, तो वो शुभ स्वास्तिक चिन्ह सबसे पहले सैंधववासियों की ही देन मानी जाती है। इन सब के बाद अब इसके बाद ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें, इनकी सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक सभी स्थितियाँ हम आपको यहाँ बता चुके हैं। अब यहाँ पे सबसे आता है कि इस इतनी डेवलप सभ्यता का, इतनी अच्छी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। इस बात के लिए लेके बहुत से विद्वानों में और बहुत से इतिहासकारों में बहुत से मतभेद हैं। कोई बोलता है आर्यों के आक्रमण के कारण, कोई कहता है पारिस्थितिक संतुलन, नदी मार्ग में परिवर्तन आया, बाढ़ आई, वर्षा की कमी, कई कारण बताए जाते हैं कि जिससे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। लेकिन अब तक सबसे प्रमुख जो कारण बताया जाता है वो यही है कि सबसे ज़्यादा तो कि पारिस्थितिक संतुलन था, जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी और सभ्यता वो का पतन हो गया। तो यहाँ पे आपका हड़प्पा सभ्यता समाप्त होता है ये टॉपिक, और उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित आपके कुछ क्वेश्चंस के सब आपको आंसर्स मिल चुके होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।